बेपनाह प्यार तुझसे। पार्ट 3। दुल्हन के जोड़े में मंडप में खड़ी सुनैना के एकदम अचानक से इस तरह बोलने पर वहां पर मौजूद सभी का ध्यान उसकी तरफ ही हो गया। साथ ही आदित्य भी मुड़कर उसे ही देखने लगा। आशीर्वाद लेने के काबिल नहीं है यह बड़े, सिर्फ उम्र और रिश्ते में ही बड़े हैं, बाकी तो हर चीज में कहीं ज्यादा छोटे और गिरे हुए हैं। कोई रिश्ता नहीं है अब इनसे मेरा, और ना ही कुछ भी चाहिए मुझे इनसे, आशीर्वाद भी नहीं। सुनैना ने अपने हाथों से अपना घूंघट हटाते हुए अपने परिवार वालों की तरफ देखकर काफी नफरत से कहा। सुनैना के यह लफ्ज सुनकर वहां मौजूद हर एक शख्स स्तब्ध रह गया। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एक नई नवेली दुल्हन अचानक ही शादी के बाद अपने मायके वालों और रिश्तेदारों को ये सब कुछ क्यों बोल रही है। वहां मौजूद सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे, जिनकी खुसफुसाहट की आवाजें मंडप में मौजूद दूल्हा और दुल्हन यानी कि सुनैना और आदित्य के कानों तक भी आ रही थी कि तभी सुनैना की सौतेली मां आगे बढ़कर सुनैना का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोली, ये सब क्या बोल रही है तू? होश में तो है ना? चुपचाप पैर छू सबका और बंद कर अपना ये ड्रामा। अब इतनी देर के बाद तो कुछ सच बोला है मैंने, नहीं तो कब से तो चुप ही थी, लेकिन अफसोस मेरा यह सच आपको ड्रामा लग रहा है। बोलते हुए सुनैना ने एक झटके से अपना हाथ अपनी सौतेली मां से छुड़वा लिया और उनकी तरफ से अपना चेहरा भी फेर लिया। क्या हो गया? ये दुल्हन ऐसे क्यों बोल रही है? आदित्य की चाची ने भी सुनैना की बुआ के पास आते हुए कहा। कुछ नहीं, बस थोड़ी नाराज है शायद बच्ची, उसे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी अभी, लेकिन हम सबके बोलने पर उसे करनी पड़ी, शायद इसीलिए। कोई बात नहीं, वह समझ जाएगी। सुनैना की बुआ जी आदित्य की चाची को सफाई देते हुए बोली, लेकिन आदित्य की चाची ने काफी अजीब नजरों से उन्हें घूरते हुए उनकी तरफ देखा। वो उनकी बात सुन तो रही थी, लेकिन पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रही थी उनकी बात पर। बात सिर्फ इतनी सी तो नहीं हो सकती कि लड़की अपने परिवार वालों से कोई रिश्ता रखने से ही मना कर दे। चाची अपने पति यानी कि आदित्य के चाचा के बगल में आकर खड़ी होती हुई बोली, हाँ तो तुम गई तो थी पता लगाने? करार की कुछ पता लगा क्या? चाचा जी ने भी तंज कसते हुए पूछा। इतनी आसानी से कहां किसी का मुंह खुलता है आजकल, चाची ने भी मुंह बनाते हुए कहा। आदित्य स्टेज पर खड़ा उन सभी की बातें सुन रहा था। पूरी तो ना सही, लेकिन कुछ आधी अधूरी सी बातें तो उसके कान तक पहुंच ही रही थीं। चलो कोई बात नहीं, हमारी धर्म पत्नी जी शायद कुछ ज्यादा ही नाराज हैं। अब उनकी नाराजगी की वजह तो पता नहीं, लेकिन आप लोग ही बड़े बन जाइए, और बच्चों के ऊपर तो बड़ों का आशीर्वाद हमेशा ही होता है ना, तो बस फिर पैर छूने की क्या जरूरत है, रहने देते हैं। आदित्य ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, जिससे कि वहां मौजूद सभी लोगों तक उसकी बात पहुंच जाए। सुनैना, तू हमें यह दिन दिखाएगी, यह तो मैंने कभी नहीं सोचा था। सुनैना के पापा उसके पास आते हुए बोले, पूरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी मेरी, आपने अपनी जिद में आकर अब और क्या चाहते हैं? मैं खुश रहने का दिखावा करूं? नहीं, मुझसे यह नहीं हो पाएगा, प्लीज। सुनैना ने अपने पिता की तरफ हिकारत भरी नजरों से देखकर कहा। उसकी आंखों में इस वक्त सिर्फ गुस्से और नाराजगी के भाव थे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। क्या हुआ पापा जी? अब आपकी बेटी ने तो मना ही कर दिया, तो मैं ही आपके पैर छू लेता हूं, मुझे ही आप दोनों के हिस्से का आशीर्वाद दे दीजिए। आदित्य सुनैना और ब्रिजेश की बातचीत सुनकर ब्रिजेश की तरफ आता हुआ बोला,
आदित्य के बोलने के तरीके से ब्रजेश समझ गया कि आदित्य ने काफी ज्यादा शराब पी रखी है, क्योंकि इस वक्त आदित्य के कदम भी डगमगा रहे थे और आंखें भी काफी ज्यादा लाल थीं। उसका बोलने का लहजा भी थोड़ा लड़खड़ाता हुआ लग रहा था। लेकिन ब्रजेश को इन सब बातों से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसे शायद आदित्य के बारे में ये सब कुछ पहले से ही पता था, लेकिन आदित्य इतना ज्यादा अमीर और नामी बिजनेसमैन था कि जब सामने से उसने सुनैना से शादी करने का प्रस्ताव सुनैना के घर वालों के सामने रखा तो किसी के भी पास मना करने का कोई मौका नहीं था। और वह लोग मना करते भी क्यों, नैना के घर से चले जाने के बाद वह सब आखिर इसी मौके की ताक में तो थे कि आखिर कैसे भी करके सुनैना की शादी करवा दे, ताकि कहीं वह भी नैना की तरह घर से भाग जाने का कदम ना उठाए। आदित्य जब सुनैना के पापा की तरफ बढ़ा तो सुनैना वहां से थोड़ा आगे हटकर ज्योति की तरफ पहुंची और उसने ज्योति के हाथ से अपना मोबाइल फोन गुस्से में छीन लिया। ज्योति भी कुछ नहीं कर पाई और सुनैना अपना मोबाइल लेकर वहीं मंडप में एक साइड पर खड़ी हो गई। आदित्य बस थोड़ा सा नाम मात्र ही झुका था कि सुनैना के पिता ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, खुश रहो बेटा, ठीक है ठीक है। सुनैना के पिता की बात सुनकर आदित्य हल्का सा मुस्कुराया और फिर बाकी सबकी तरफ देखने लगा। विदाई, हाँ विदाई का इंतजाम करते हैं अब। सुनैना की सौतेली माँ एकदम से ही बोल पड़ी। सासू माँ ने मुझसे भी ज्यादा पी रखी है क्या? सुनैना की माँ की बात सुनकर आदित्य थोड़ा हंसते हुए बोला तो रवि उसके पास आकर खड़ा हो गया और बोला, ये क्या बोल रहे हैं आप सर? बाकी सब भी आदित्य की यह बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे और ब्रजेश, गायत्री और सुनैना के सभी परिवार वाले तो एकदम चुप ही हो गए। सच सच बोल रहा हूं मैं। इन लोगों को जरा याद दिलाओ रवि कि यह तो मेरा ही घर है, तो यहां से विदाई करवा के वापस अपने घर भेजेंगे क्या दुल्हन को? आदित्य उसी तरह से तंजिया लहजे में हंसता हुआ बाकी सबको घूरता हुआ रवि से बोला, हाँ सही कह रहे हैं दामाद जी, हम सब ही चले जाते हैं, वैसे भी शादी तो हो ही गई है। बुआ जी आदित्य की बात का मतलब समझते हुए बोली, हाँ बुआ जी काफी स्मार्ट है, आई लाइक यू बुआ जी के बीए जी। आदित्य बुआ जी की तरफ फ्लाइंग किस देता हुआ बोला और फिर थोड़ा सा लड़खड़ा गया। ठीक से खड़े रहो आदित्य, क्या हरकतें कर रहे हो तुम? सबको पता चल ही गया होगा अब तक कि इतने ज्यादा नशे में हो तुम कि तुमसे ठीक से खड़े भी नहीं हुआ जा रहा, और कितनी बेइज्जती करवाओगे तुम हम लोगों की। आदित्य के नशे में इस तरह से बोलने और इस तरह की हरकतें करने पर आदित्य के चाचा जी उसके करीब आते हुए उसे समझाते हुए थोड़ी नाराजगी से बोले, कोई इज्जत है क्या आपकी चाचा जी, जो बेइज्जती हो रही है मेरी वजह से? आदित्य ने फिर से उसी तरह व्यंग्यात्मक ढंग से अपने चाचा जी को जवाब दिया, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। बोलते हुए चाचा जी ने आदित्य का हाथ छोड़ दिया और तेज कदमों से चलते हुए वहां से दूर चले आए। सुनैना वहां पर थोड़ी दूर ही एक तरफ खड़ी यह सब देख रही थी, लेकिन उसने अपने परिवार वालों की तरफ से या आदित्य की इन हरकतों को देखते समझते हुए भी कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप मन ही मन खुद की किस्मत पर रोने लगी और मन में ही भगवान से शिकायत करते हुए बोली, आसमान से गिरे और खजूर में अटके। क्या भगवान जी आप भी ये कहां फंसा दिया है मुझे? कौन से मूड में किस्मत लिखी थी मेरी आपने? सुनैना के परिवार वाले सभी जाने के लिए तैयार हो चुके थे और निकलने से पहले आदित्य के परिवार वालों की तरफ आकर सुनैना के माता पिता, बुआ और परिवार के बाकी सदस्यों ने लड़के वालों के परिवार के सभी सदस्यों से हाथ जोड़कर कहा, अच्छा अब हम सब चलते हैं, इजाजत दीजिए।
और इतना बोलकर सुनैना की बुआ और पापा सुनैना की तरफ बढ़ने लगते हैं तो सुनैना उन्हें अपना हाथ दिखाकर रोक देती है और नजरें दूसरी तरफ करते हुए अपने मोबाइल में कुछ करने लगती हैं। बेटा अपना ध्यान रखना। जाते जाते सुनैना की बुआ जी उससे इतना ही बोलती हैं, थकती नहीं हो आप लोग ये सब ड्रामा करके? क्या साबित क्या करना चाहते हो कि बहुत ज्यादा फिक्र है आप लोगों को मेरी, या बहुत ज्यादा अच्छे और महान हो आप लोग? सुनैना ने अपनी बुआ की बात सुनकर कहा, रहने दीजिए जीजी, इससे कुछ भी बोलने का फायदा नहीं है। अपनी बहन की ही तरह हो गई है यह भी। सुनैना की सौतेली मां बुआ जी को सांत्वना देते हुए बोली, नैना दी का तो नाम भी मत लीजिएगा आप। यह सुनकर सुनैना काफी गुस्से से अपनी सौतेली मां की तरफ देखते हुए बोली तो उसकी मां ने भी उसे उसी तरह गुस्से में घूर कर देखा, लेकिन तब तक बाकी लोग भी वहां पर आ गए और फिर सुनैना के परिवार के लगभग सभी लोग एक एक करके वहां से चले गए। अब सिर्फ आदित्य की आदित्य और उसका परिवार ही वहां पर बचे हुए थे और साथ ही कुछ काम करने वाला स्टाफ और नौकर आदि भी थे, जो कि शादी होने के बाद काफी सारा सामान इधर से उधर उठाकर रखने में लगे थे। आदित्य बेटा, तुम्हारा कमरा साफ करवा दिया है और अच्छे से सजा भी दिया गया था, तुम चाहो तो जाकर देख सकते हो अपने कमरे में। आदित्य की चाची जी फिर से उसी तरह आदित्य की चापलूसी करते हुए बोली, किसने कहा था आपसे? किससे पूछकर आपने मेरा कमरा खुलवाया? मैंने आपसे एक बार भी कहा कि मैं यहां रहने वाला हूं। अभी तक तो आदित्य बोलते वक्त सिर्फ एटीट्यूड और ताने भरे शब्दों का इस्तेमाल ही कर रहा था, लेकिन अपनी चाची की यह बात सुनकर उसे जैसे एकदम से गुस्सा आ गया और वह उन पर लगभग बरसता हुआ बोला, अरे लेकिन बेटा, शादी यहां पर हुई है तो मुझे लगा कम से कम आज की रात तो यहीं। चाची जी दोबारा से अपनी सारी हिम्मत समेटकर बोल ही रही थी कि आदित्य ने अपनी जलती हुई निगाहों से उनकी तरफ घूर कर देखा तो बाकी के शब्द उनके मुंह में ही दबकर रह गए और वह एकदम चुप हो गई। आदित्य ने उन सब पर एक सरसरी निगाह डाली और फिर रवि की तरफ देखकर थोड़ा तेज आवाज में कहा, कार निकालो रवि, मुझे घर जाना है अभी इसी वक्त। ओके सर। रवि आदित्य के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ था और वहां मौजूद आदित्य के परिवार के सभी सदस्य भी, लेकिन सुनैना ने आदित्य का यह रूप पहली बार ही देखा था। वैसे तो अभी ठीक से देखा भी नहीं था उसने आदित्य को, लेकिन उसकी ऐसी आवाज सुनकर उसे भी आदित्य से थोड़ा सा डर लगने लगा था और वह मन ही मन सोच रही थी कि यह इतना बड़ा घर तो है ही, फिर अब यह भला कौन से घर जाने की बात कर रहा है। लेकिन सुनैना की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि सामने से आकर आदित्य से उस वक्त कुछ भी पूछे या बोले, इसलिए वह चुपचाप मंडप में एक किनारे पर ही खड़ी थी। आदित्य बाकी सबको इग्नोर करते हुए एकदम से सुनैना की तरफ आया और उसकी तरफ देखते हुए लगभग आदेश देने वाले अंदाज में बोला, तुम इस तरह से क्या एकदम आराम से खड़ी हो? चलो तुम्हें भी मेरे साथ ही चलना है, धर्मपत्नी जी। आदित्य ने पहली बार इतनी देर में सुनैना से कुछ बोला था और सुनैना का मन तो नहीं था उसके साथ इस वक्त जाने का, लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं था अब उसके पास, इसलिए उसने चुपचाप सहमति में सिर हिलाया और आदित्य के पीछे ही चल दी। आगे की कहानी सुनने के लिए सुनते रहिए हमारा अगला एपिसोड बेपनाह प्यार तुझसे।